नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज बात होगी कृषि कानूनों पर राहुल गांधी के नए प्रोपेगेंडा की। बात करेंगे ममता बनर्जी को लगे एक और बड़े झटके की और साथ ही आपको दिखाएंगे रेगिस्तान में बर्फबारी की अनोखी तस्वीर। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के मुद्दे पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय से कड़ा जवाब मिला है। कल राहुल ने कहा था कि भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमने 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी है। एलएसी पर भारत ने चीन को बड़ी पटखनी दी है। चीनी सैनिक पेंगोंग सो लेक से सिर झुकाए पीछे हट रहे हैं। चीनी टैंकों की गर्जना मंद पड़ने लगी है। रक्षा मंत्री संसद में बयान दे चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी को देश पर भरोसा नहीं है। राहुल ने भारत के शौर्य पर सवाल उठाए तो रक्षा मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बहुत ही आसान शब्दों में एलएसी पर चीन के साथ हुए डिसएंगेजमेंट समझौते की बारीकियों को समझाया था, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी क्या समझ बैठे। जिस समझौते से भारत और चीन के बीच कुछ कड़वाहट कम होती दिखी, उस समझौते पर ही सवाल उठाने लगे। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। राहुल ने सवाल उठाए तो रक्षा मंत्रालय ने बिना देर किए उनके हर सवाल का तर्कपूर्ण जवाब दिया। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार ने भारत की जमीन चीन को दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 1 इंच जमीन से भी पीछे नहीं हटी है भारतीय सेना। राहुल का दूसरा आरोप है कि भारतीय सेना फिंगर 4 से फिंगर 3 तक पीछे आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत का परमानेंट पोस्ट फिंगर 3 पर ही है, जिसे धन सिंह थापा पोस्ट कहा जाता है। राहुल कहते हैं भारत की जमीन फिंगर 4 तक है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत की जमीन वहां तक है जहां तक हमारा मैप है। पूरा अक्साई चीन ही भारत का हिस्सा है, लेकिन भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा 1962 से यानी नेहरू के समय से ही है। राहुल फिंगर 4 के पास एलएसी मानते हैं, जबकि रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि भारतीय सेना फिंगर 8 तक एलएसी मानती है। इसीलिए चाइनीज आर्मी को फिंगर 8 के पूरब तक जाने को कहा गया है। राहुल गांधी फिंगर 3 से फिंगर 4 तक की जमीन नाप रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि भारतीय सेना ने पीएलए के साथ जो समझौता किया है, उसमें चाइनीज आर्मी फिंगर 8 से पीछे जा रही है। राहुल गांधी का एक और आरोप है कि नरेंद्र मोदी डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पर चुप हैं। हकीकत यह है कि इन तीनों एरिया में डिसएंगेजमेंट पर पीएलए के साथ बातचीत जारी है। राहुल गांधी ने कल सुबह दिल्ली में सेना के डिसएंगेजमेंट पर सवाल उठाया तो दिन भर किसानों को गुमराह करते रहे। राजस्थान दौरे के दूसरे दिन आज भी राहुल दिन भर किसानों के बहाने सियासत करते दिखेंगे। राहुल गांधी किसान आंदोलन की आड़ में किसानों को भड़का रहे हैं। राजस्थान में किसानों के नाम पर महापंचायतें बुलाई जा रही हैं। किसानों को इकट्ठा किया जा रहा है और उन्हें नए कानूनों को लेकर उकसाया जा रहा है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसान पंचायत में राहुल गांधी ने 25 मिनट के भाषण में 12 बार पीएम मोदी को कोसा। राहुल ने किसानों के मुद्दे पर कृषि कानूनों पर फिर झूठ बोला। उन्होंने कहा कि नए कानून आ गए तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, किसानों की जमीन छिन जाएगी, मजदूर और छोटे व्यापारी सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाले देश अब एक एक कर मोदी सरकार के साथ दिखाई दे रहे हैं। और कनाडा ने यू टर्न लेते हुए अब नए कृषि कानूनों पर मोदी सरकार की तारीफ की है। राहुल गांधी और विपक्ष जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, उसका असर अब खत्म होता जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर कई देशों के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। जो देश पहले किसान आंदोलन पर सवाल उठा रहे थे, अब वो कृषि कानूनों की तारीफ कर रहे हैं। करीब 2 महीने पहले किसान आंदोलन को लेकर चिंता जताने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने किसान बिल पर सरकार की तारीफ की है।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक ट्रूडो ने कहा है कि भारत सरकार ने आंदोलन से निपटने के लिए बातचीत का जो नया तरीका चुना, इससे लोकतंत्र को फायदा होगा। उधर ब्रिटेन की संसद में पहले किसान आंदोलन पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ब्रिटेन बोल रहा है कि भारत हमारा सबसे करीबी देश है और वो अपने मुद्दों को सुलझाने में सक्षम है। अमेरिका ने भी अपनी बोली बदली है। किसान कानून पर उसने कहा है कि कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के किसी भी फैसले का अमेरिका स्वागत करता है। किसान आंदोलन पर विरोधियों की सियासत के बीच अमृतसर में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने किसान नेताओं को सुझाव दिया है कि किसान जिद छोड़ें और सरकार भी एक कदम पीछे हटाए ताकि बातचीत से मसले को सुलझाया जा सके। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मसले का हल जिहड़ा है वो गलबात राही ही होना है ते गलबात के जिहड़े बदल है वो खुले रखे जाने चाहिए ने ते जिद जिहड़ी है उन्हें छड़ देना चाहिए ताकि मसले का सुखावा हल होवे ते असीं अपने अपने घरे आइए। केंद्र सरकार किसानों से पहले ही कह चुकी है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोग और विपक्षी दल चाहते हैं कि आंदोलन यूं ही चलता रहे। ममता बनर्जी को कल एक और जोर का झटका लगा। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद अटकलें लग रही थी कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें हर्ज क्या है। शुक्रवार को दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा से इस्तीफा बेहद ही नाटकीय अंदाज में सामने आया। सदन में बजट पर चर्चा हो रही थी। चर्चा में जब त्रिवेदी के बोलने की बारी आई तो वो खड़े हुए और बोलते बोलते वो बोल गए जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्यागपत्र दो। इस्तीफे के बाद कयास लगने लगे कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इसी के संकेत दिए। बीजेपी में जाने के लिए उनके दरवाजे आज नहीं पहले से खुले हैं। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लिए भी राष्ट्र सर्वोपरि है। आगे के दिन में देखेंगे क्या होता है। दिनेश त्रिवेदी ने अपने इस्तीफे का जो कारण बताया वो बंगाल की सियासत से वाकिफ लोगों के लिए हैरान करने वाला तो कतई नहीं था। कल देर रात दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत भूकंप के तेज झटकों से थर्रा उठा और भूकंप का केंद्र था तजाकिस्तान में और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है। शुक्रवार देर रात जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तब अचानक धरती डोली और करीब करीब आधा देश भूकंप के झटकों से थर्रा उठा। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी दिखा। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में था, जहां रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 रही। इतनी तेजी से बुझाल आया ना कि पहले कभी नहीं देखा। मतलब फर्स्ट टाइम पे तो ऐसा ही लगा था कि कुछ अजीब सा हो रहा है। काफी डर देखा गया है लोगों के बीच क्योंकि ये काफी तेज झटके थे। मैंने अपना सीलिंग फैन देखा, हिल रहा था। पड़ोसी मेरे सारे बाहर निकल के आ गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रात करीब 10:34 पर भूकंप आया। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में था, जिसकी तीव्रता 6.1 मापी गई, जबकि दिल्ली एनसीआर में भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई। भारत के करीब 8 राज्यों में भूकंप का असर दिखा, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। भूकंप को लेकर दिल्ली और नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग में रहने वालों को सबसे ज्यादा दहशत हुई। हालांकि राहत की बात यह रही कि भूकंप से अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। तपोवन आपदा में टनल में फंसे मजदूरों तक अब भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है। और राहत की बात है कि राने गांव के ऊपर बनी झील से जो पानी फैला था, पैनिक फैला था, वहां से अब पानी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगा है। रैनी गांव के ऊपर ऋषिगंगा नदी के मुहाने पर बनी झील ने चिंता बढ़ा दी है। झील की लंबाई 350 मीटर, ऊंचाई 60 मीटर और 10 डिग्री की ढलान पर है। कहा यह गया कि अगर झील टूटी तो फिर तपोवन इलाके में रविवार जैसा जलजला आ सकता है। लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम से प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश राणा उस जगह पहुंचे। रौठी नदी के साथ आए मलबे से ऋषिगंगा नदी का पानी रुका है, जिसकी वजह से झील बनी है।
बाद में एसडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंची। एसडीआरएफ ने साफ किया कि झील से पानी डिस्चार्ज हो रहा है, जो राहत की बात है। उत्तराखंड सरकार ने वाडिया इंस्टीट्यूट के साथ टीएचडीसी, एनटीपीसी और आईआईआरएस को झील की जांच करने को कहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि ये झील मलबे के वजह से रुकी हुई है और ये मलबा जब भी पानी का दबाव बढ़ेगा तो खिसक सकता है और एक बार फिर ऋषिगंगा की इस धारा में फ्लैश फ्लड आने की संभावना है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या के बाद से इलाके में काफी तनाव है, गुस्सा है। रिंकू की जान जय श्री राम के नारे ने ली या आपसी विवाद हत्या की वजह बना? पुलिस दोनों एंगल से अब मामले की जांच कर रही है। रिंकू शर्मा मर्डर केस में दो तरह की थ्योरी सामने आ रही है। रिंकू शर्मा के घर वालों का कहना है कि उसकी हत्या जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से हुई, जबकि पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह आपसी रंजिश है। पुलिस ने इस मामले में इस्लाम, जाहिद, दानिश, मेहताब और ताजुद्दीन नाम के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की है। पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात को रिंकू शर्मा को सभी आरोपियों से तीखी बहस हुई थी। बाद में ये लोग अपने दर्जनों साथियों के साथ रिंकू शर्मा के घर पहुंचे। पहले लाठी डंडों और रॉड से पिटाई की और फिर चाकू से हमला कर दिया, जिससे रिंकू की मौत हो गई। जय श्री राम के चक्कर में इन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा। रिंकू शर्मा के भाई का कहना है कि जब से उन्होंने राम मंदिर के लिए रैली निकाली थी, तभी से आरोपी और उसके परिवार वाले उससे चिढ़ने लगे थे। इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। जिस रैली का जिक्र रिंकू शर्मा का भाई कर रहा है, वो रैली राम मंदिर के शिलान्यास वाले दिन यानी 5 अगस्त 2020 को निकाली गई थी। उस दिन रिंकू शर्मा समेत कई लोगों ने मंगोलपुरी में रैली निकाली थी और जय श्री राम के नारे लगाए थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि रिंकू शर्मा की हत्या रंजिश की वजह से हुई है। एक बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद वो लड़के वहां से चले गए थे। इसके उपरांत उनमें से एक लड़का रिंकू के घर के पास में उस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट शुरू हुआ। लेकिन सर, ये राम वाला नाम जो नारे का है, इसका कोई लेना देना है रिंकू की हत्या? ये तमाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारे चीजों को देख रहे हैं। पुलिस को फिलहाल हत्या के लिए धार्मिक विवाद के कोई सबूत नहीं मिले हैं, हालांकि वो हर एंगल से जांच कर रही है। हरियाणा के रोहतक में कॉलेज के अखाड़े में कल रात खूनी खेल खेला गया। आपसी विवाद में कोच ने अखाड़े में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार देर रात रोहतक के जाट कॉलेज का मेहर सिंह अखाड़ा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और वारदात के बाद फरार हो गए। कुल 7 लोगों को गोलियां लगी, 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मरने वालों में मेहर सिंह अखाड़े के संचालक मनोज, उनकी पत्नी साक्षी, 2 कोच और एक महिला पहलवान शामिल हैं। हमले में 3 साल के बच्चे समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अखाड़े के संचालक मनोज और कोच सुखविंदर के बीच कुश्ती में चयन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने भी पुराने रंजिश में हत्या का शक जताया है। अभी हमारी टीम सबने बनाई है जो इस विषय में जानकारी इकट्ठी कर रही है। एज ऑफ नाउ कोई कंक्रीट कह पाना कि किसने चलाई है, क्यों चलाई है, वो हमें क्लैरिटी नहीं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी सुखविंदर समेत बाकी लोगों की तलाश में जुट गई है। अब एक खबर हैरान करने वाली। भीषण गर्मी से तपने वाले सऊदी अरब के एक शहर में बर्फ गिरी तो लोग हैरान हो गए। और बर्फबारी से रूस और अमेरिका भी मुश्किल में है। अमेरिका में तो हवाई पट्टी पर एक हवाई जहाज ही फिसल गया। ड्रोन कैमरों से ली गई इस तस्वीर को जिसने भी देखा हैरान रह गया। जो सऊदी अरब अपने रेगिस्तान के लिए मशहूर है, जहां ऐसी गर्मी पड़ती है कि भेजा फ्राई हो जाए, वही सऊदी अरब बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। बर्फ भी ऐसी कि अभा रीजन का पूरा तबाब शहर बर्फ की आगोश में आ गया। सड़क, घर, पेड़ पौधे सब पर बर्फ जम गई, जिससे सर्दी भी बढ़ गई। बर्फ का सितम अमेरिका के पिट्सबर्ग में भी देखने को मिला। एक हवाई जहाज रनवे पर फिसल गया और हादसे का शिकार हो गया। विमान में 77 लोग सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। रिकॉर्ड तोड़ बर्फ रूस की राजधानी मॉस्को में भी गिरी,
जिसकी वजह से कई हादसे हो गए। बर्फ की वजह से रेल लाइनें बंद हो गईं, जिन्हें खोलने के लिए 10,000 रेस्क्यू वर्कर्स लगाने पड़े।